उस वाई ग्रुप के एस्पेरेंट के लिए अनदर वीडियो होने वाला है। स्पेशली अगर आप डबल ए एसएसआर या एमआर की प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली वीडियो वॉच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जीके के 30 क्वेश्चंस हैं और मैक्स में ट्राई करूँगा 10 मिनट, मीन्स आपको अपने इंपॉर्टेंट 10 मिनट देने होंगे और 10 मिनट में यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। मीन्स 30 क्वेश्चंस टाइप किए मैंने, बहुत लैंग्वेज पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको बताना है कि इनमें कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है, मीन्स आपका कितना स्कोर जा रहा है। मैं फास्ट से चलूँगा क्योंकि 10 मिनट में फिनिश करने हैं। सो विदाउट टेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एंड जैसा भी वीडियो लगे कमेंट में कमेंट करके एंड आपके जो भी डाउट्स बनते हो डेफिनेटली आप आस्क कर सकते हो, ठीक है। सो चलो चलते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा आपसे, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तक क्वेश्चन थे, ये मैंने पहले करा दिए थे बट वो फिर से रिपीट हो गए। जब मैं टाइपिंग करा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए सॉरी, बट ये मैं एक बार फास्ट से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, कब लौटे थे? फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी को आए थे। कब आए थे? प्रवासी भारतीय दिवस सुना है ना, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को मनाया जाता है। इन्हीं के आने को उपलक्ष्य में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? किस पत्रिका का? तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, इंडियन ओपिनियन का। किसका? इंडियन ओपिनियन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा भी स्लो हो जाएंगे, ठीक है ना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था? और वाई ग्रुप के लिए भाई अपना प्रयास है कि बस 25+ नंबर लाने हैं, कैसे न कैसे जरूर लाने हैं। महात्मा गांधी ने पहला कब किया था बताओ? यहाँ पे तो असहयोग आंदोलन था। कौन था? असहयोग आंदोलन था, 1920 वाला। आगे बढ़ते हैं और अगला है निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? ये बताना है आपको, पहले कौन सी हुई फिर बाद में कौन सी हुई। 4 नंबर पे तो मैं 4 का ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी नंबर, 4 3 2 1। कैसे 4 3 2 1? मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ। चंपारण हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। 4 के बाद 3 नंबर रॉलेट एक्ट आपको पता होगा 1919 पे हुआ था, ठीक है। और 2 के बाद जलियांवाला बाग 19 पे हुआ था। और 19 पे पहले आपका रॉलेट एक्ट आया, देन जलियांवाला बाग हुआ था और लास्ट में चौरी चौरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड की वास्तविक एग्जैक्ट डेट यहाँ पे पूछ दिया, तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा 5 Feb 1922। 5 Feb 1922 चौरी चौरा कांड की एग्जैक्ट डेट थी। अगला, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? सो किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी गठन हुआ था? तो राइट आंसर आपका असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? तो 7 का राइट आंसर आपका हिंदू और मुस्लिमों में जो मतभेद था उनमें कमी हुई थी। हिंदुओं और मुस्लिमों में, हिंदू और मुस्लिम में जितना भाईचारा मतलब था और थोड़ा सा बढ़ा था, ऐसा मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाईचारा नहीं था तब, मतलब थोड़ा सा और आए थे क्लोज, ऐसा बोल सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? अब यहाँ पे सभी को वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एवो ह्यूम आया, यहाँ पे एक नाम आया है एवो ह्यूम। मैंने इससे पहले जब सेशन कराया था तो उसमें बताया था एवो ह्यूम कौन थे, तो आपको बताना है एवो ह्यूम कौन थे, इनका क्या इंपॉर्टेंस रोल रहा इंडिया पे, ठीक है। क्या थे ये बता, कुछ ना कुछ जरूर बता सकते हो। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर चित्तरंजन दास को बोला जाता है देशबंधु के नाम से, किन्हें जानते हैं? चित्तरंजन दास को। अगला, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया? किसे चुना गया बताओ भाई? तो मैं आपको बताता हूँ चल के। 1919 की यहाँ पे बात हो रही है, तो 1919 का जो 9 का राइट आंसर, वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। राइट आंसर महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट आपको मतलब जिसने तैयार की थी वो कौन था? सो वो थे आपके ML नेहरू। ML नेहरू थे। कौन थे? ML नेहरू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। फास्ट क्विक टाइप पे रिवीजन चल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे नहीं करना। मान लो आपका जीके में टेस्ट कर रहा हूँ, आप बताना 30 में से कितना नंबर आया। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब जो ये क्वेश्चन आपको आता है ना, तो आप तुरंत कर पाओगे, आपको ऑप्शन भी नहीं नीड होता। गवर्नर है यहाँ पे और चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, क्या होगा राइट आंसर? सो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपका गवर्नर ही होता है। कौन होता है? गवर्नर, क्योंकि स्टेट्स पे तो मेन रोल गवर्नर ही प्ले करता है, ना कि चीफ मिनिस्टर। अगला, जैसे निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बताओ भाई। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेषण। इसे करने के लिए आई थिंक केवल 29% कैंडिडेट, 29 कैंडिडेट 100 में से इसे कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो आप बताना इसका आंसर। मैं देखना चाहता हूँ भाई, जितने भी लोग वीडियो वॉच कर रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर किए बिना मत जाना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ आपकी प्रिपरेशन भाई कैसी है, इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो कि नहीं, सही कर पाते हो, गलत कर पाते हो, जो भी कर पाते हो। नहीं पता तो वो भी बता देना। क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं?
सो क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, भारत की संचित निधि पर ऑन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होना था इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार क्वेश्चन मैं आपको और पढ़ के बता देता हूँ चल के कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। मान लो उसमें फिर से विचार करने के लिए कहता है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भारत का, ठीक है, ये सॉरी भारत का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर बताओ। सो वो है आर्टिकल 140 है ही नहीं, कह दो तो 137। कौन सा 137, आर्टिकल 137 है, जो कहता है सर्वोच्च न्यायालय को कि उस पर किसी न किसी मतलब डिसीजन पे फिर से पुनर्विचार किया जा सके, ऐसा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी हुई है, गोकुलनाथ केस में और मिनर्वा मिल्स केस में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण केस में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो गोकुलनाथ केस था इसमें सबसे बड़ी बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, सबसे पहले किस यहाँ पे पूछा है, किस न्यायालय ने। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 ही ऐड किए हैं, तो बट 3 ही में आपका राइट आंसर है, तो बताओ MP, केरला एंड उड़ीसा। सो राइट आंसर आपको कौन होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मीन्स उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया, किसने किया था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहे, लोकसभा के अध्यक्ष बने, इन दोनों के कौन रहे, इन जो ऑप्शंस पे हैं इनमें से। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, KS हेगड़े। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है, इनमें से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, केवल मूल अधिकार, केवल परामर्श अधिकार, अपीली और परामर्श क्षेत्राधिकार, या मूल अपीली और परामर्श क्षेत्राधिकार, क्या होगा राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर बताऊं, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल अपीली और परामर्श क्षेत्राधिकार। ये सारी की सारी चीज़ें किसे प्राप्त हैं, ये भारत के उच्चतम न्यायालय को, क्वेश्चन नंबर 19 को और बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है, अच्छा किस आर्टिकल में बोला गया है, बताओ ये किस आर्टिकल में बोला गया कि मतलब अपना जो उच्चतम न्यायालय उसमें फिर से विचार विमर्श करेगा, आर्टिकल 137 में। बताओ न्यायिक पुनर्विलोकन विचलित है, क्वेश्चन 19 का, ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में, कि भारत और अमेरिका दोनों में। तो भारत और अमेरिका में दोनों में यह प्रक्रिया चलती है न्यायिक पुनर्विलोकन वाली। क्या दिया वो यहाँ पे, न्यायिक पुनर्विलोकन वाली जो प्रक्रिया कहाँ पे चलती है, ये भारत और अमेरिका दोनों में। 20 नंबर क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कौन वेतन निर्धारण किया करता है, क्वेश्चन नंबर 20। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संसद करती है, पार्लियामेंट करती है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 कौन सा है, अब इसके बाद मान लो मैं पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं लूंगा, बट ये इतने तो करने ही हैं आपको। और गाइस एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा ऐप वालों ने वाई ग्रुप के लिए 40 टेस्ट कर दिए गए हैं, ये एक सरप्राइजिंग, ये मैंने खुद कराया और आज मैंने सिलेबस भी लिख के भेज दिया अभी कुछ देर पहले। मैं चलो आपको दिखाता हूँ चल के जैसा एग्जाम पैटर्न होता है। और बता दूँ ऑनलाइन टेस्ट लगाओ भाई, अभी एग्जाम के लिए काउंटिंग के 45 डेज बचे हैं, आपका एग्जाम ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन से उभर के आओ थोड़ा ऑनलाइन पे, क्योंकि वो हर एक बंदा आपसे आगे हो जाता है जो ऑनलाइन टेस्ट लगा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे है क्या, एग्जाम पैटर्न पे आपका टेस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे लगाओ, 1-1 लाख कैंडिडेट टेस्ट देते हैं, तो आपको ये पता चल पाएगा जैसे रिजल्ट आएगा, निगेटिव मार्किंग होगा, उसमें बोथ लैंग्वेज पे क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम पेपर पैटर्न पे। जब रिजल्ट आएगा तो आप देख पाओगे कि आपका रैंक 1 लाख में कितना है, आप कितने कैंडिडेट से ऊपर हो, आप कितने कैंडिडेट से नीचे हो, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई मैं इतना नीचे आ रहा हूँ या मैं इतना ऊपर आ रहा हूँ। अभी तो अगर अच्छी रैंक आई तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा। यहाँ अगर 40+40 नंबर तक ला रहे हो, डिफिनेटली वाई ग्रुप वालों के लिए 40 टारगेट होना ही चाहिए, चाहे टॉप चाहे जितना जाए, 33 नंबर चले जाएगा मैं कहता हूं, बट आपका भाई 40 नंबर टारगेट होना चाहिए। तो अभी टेस्ट लगाने के लिए बेस्ट चांसेस है परीक्षा ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाई करते समय कूपन कोड का भी ऑप्शन उन्होंने बढ़ा दिया है, कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालोगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 50% मतलब कि जो 280 रुपये की टेस्ट सीरीज थी ना, उसे उन्होंने 140 रुपये का कर दिया है। और ये 10 टेस्ट मैंने इसलिए बढ़ाए हैं, ये धीरे धीरे अनलॉक होंगे, ये आपके एग्जाम के लिए। मैंने कहा कि सर अभी एग्जाम आ रहा है तो कुछ और कर दो इस बार, मतलब वो 50% से अब क्या ज़्यादा बढ़ाने वाले थे, तो मैंने कहा चलो सर कर देते हैं, तो वही चीज़ है। बाकी आप सभी चेकआउट जरूर करो। आगे, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है, बताओ भाई, राज्यपाल को पूछ रहा है यहाँ पे, राज्यपाल को, तो राज्यपाल को कौन दिलाता है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, बताना ये सही है कि गलत है, कि प्रेसिडेंट दिलाता है, बताओ प्रेसिडेंट दिलाता है क्या,
बताना बताना बताना। मैंने सी आंसर यहाँ पे किया है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 22। सो 22 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन होता है? गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर मतलब कि राज्यपाल। गवर्नर मतलब कि राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं, यहाँ पे ये बताना है। सो 23 का राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, आकस्मिकता निधि से, या ए एंड बी बोथ? नहीं सर, आपका राइट आंसर कौन सा होना था? राइट आंसर आपका, आपने कौन सा भाई क्लिक किया? ऑप्शन नंबर अगर एक क्लिक किया था तो राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। सो 24 का राइट आंसर देखो, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल बात सही है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, ये बात भी सही है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, ये बात भी सही है। तो वह गलत है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये वाला राइट तो केवल प्रेसिडेंट के पास ही है ना। अगला 25, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। 25 तो राज्य की विधानमंडल द्वारा, किसके द्वारा? राज्य की विधानमंडल के द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? बताओ किस आर्टिकल के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 200 के द्वारा। अनुच्छेद 200 के द्वारा वो कर सकता है कि विधेयक को आरक्षित रख सकता है। आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 27 का। सो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25 ईयर्स की गई है। 25 ईयर्स की गई। विधानसभा की बात की जा रही है, राज्यसभा की नहीं। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो उसे बोला जाता है महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता, ठीक है। एडवोकेट जनरल बोला जाता है, एडवोकेट जनरल बोला जाता है। मे भी कुछ एरर हो तो डेफिनेटली बता सकते हो। भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है? बताओ, भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है? सो विधान परिषद होती है। कौन होती है? विधान परिषद होती है। उसे बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बाद में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? बताओ भाई, पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम पे आज किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम पे आज किया हुआ है, एक बार नहीं दो बार आज किया हुआ है। 30 नंबर, 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और कुछ अगर डाउट होता है डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आज करके पूछ सकते हो, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड किसी भी टाइप का कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं आपकी जरूर हेल्प करने वाला हूं। देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी सेशन लगा हो कमेंट में कमेंट करके बताना। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ना आया हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक मार देना। एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करना जितना आप कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।